बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है सेहत रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमसे जुदा होने को है और कभी उम्मीद है कि ये आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम हो। सेहत रमज़ान यकुम रमज़ानुल मुबारक से मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन के तौर पर आपकी खिदमत में बाकायदगी से पेश किया जाता रहा, जिसे पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन रहा पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जिन्होंने 29 रमज़ान मुबारक की मुनासबत से अपनी तमाम सर्विसेज पर पूरे रमज़ान 29% स्पेशल रमज़ान डिस्काउंट ऑफ़र का ऐलान किया और अकरम फरमाओ को ये पेशकश करते रहे और आखिर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपनी इस पेशकश को बढ़ाकर 50% तक कर दिया, जिसे लोगों ने या मरीज़ों ने या उनके करम फरमाओं ने बहुत सराहा, जिसके लिए हम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के भी शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मुल्क के जाने पहचाने शख्सियत नामवर योगी, बल्कि ये मैं ये कहना चाहूँगा योगी इंस्ट्रक्टर मोहतरम जनाब योगी वजाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं हमारी जानी पहचानी मारूफ शेफ़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुल्क की मारूफ सनाखा मोहतरमा राहत गाबा साहिबा से कि वो बारगाह रिसालत में गुलाह अक़ीदत पेश करें और प्रोग्राम को बाबरकत बनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। और मैं यूं ही तो नहीं आया हूँ महफ़िल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आया हूँ कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है, कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। और ये सर उठाए जो मैं जा जानिब कुल, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब कुल, तो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया
है। वजाद भाई, रमज़ान इख्तिताम पजीर हो रहा है, ये बताइए हमने क्या सीखा इन 29 दिनों में? मुझे लगता है जिस तरह दीगर इससे गुज़श्ता रमज़ानों में हमने कुछ नहीं सीखा, या जो कुछ सीखा थोड़ा बहुत उस पर अमल नहीं किया। दरअसल जो हर रमज़ान में बेतरतीबी में, बेनज़मी मामलात में जो कुछ होता है, जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे लगता है ना हमने गुज़श्ता से कुछ सीखा, और शायद तो मतलब हम मुझे ये ज़ाती हम एक मेरी राय है। मिनहसुल कौम, मतलब मैं ये इसको ये कहूँ कि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते। देखिए, किसी भी माशरे की तनज़ुली जब होती है, वो होती है इसलिए कि वो सीखता नहीं है, या फिर वो ये समझता है कि मैं बहुत सीख चुका हूँ। किसी जाहिल आदमी का ये मानना कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, जहालत की सबसे बड़ी दलील है। रोडों पे जो कुछ होता है, नज़्म ज़ब्त, अभी मैं आपके पास जब आ रहा था जी, तो मेरे ख्याल से शायद दिन में भी इतना बदनज़मी रोडों पे नहीं होगी जितनी इस वक्त थी। बिल्कुल थी। और मैं सोच रहा था कि क्या फिर हमने सीखा, वक्त पे पहुंच पाएंगे। अल्लाह सुब्हान ताला नमाज के ज़रिए, औकात कार के ज़रिए हमें औकात कार, वक्त की पाबंदी, नज़्म ज़ब्त, लाइन ये सब कुछ सिखा रहे हैं। मेका लाइन, सफ बंदी, सब बंदी। हाँ, सब 5 मरतबा सिखाया जा रहा है कि मेका लाइन, सफ़े के सफ़ें सीधी कर आपको किस वक्त उठना है कि आपको सब कैलकुलेशन है कि आपको वजू कब कर लेना चाहिए, कब आपको जमात के लिए अब वहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा लगता है पहली दफ़ा नमाज पढ़ने आ रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना। जाहिर है हम सब इसी सोसाइटी का मैं नहीं हिस्सा है समझता ना, हूँ माशरे का सर, हिस्सा अगर है। आप जवाब दिल से कहें, क्योंकि दायर पे रमजान नहीं, है, सच, हाँ, अब तो हर बात सच, दिल से ही निकल दिल रही से है। अब निकल तक तो बिल्कुल पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल। ईद के बाद फिर हम अपनी औकात पे फिर आ जाएंगे, और ऐसे आएंगे कि वो भी आ जाए, वो जरा छुट्टियों पे गया हुआ 1 महीने के लिए जानने वाला, वो आए भी देखते हैं। हम तो सुबह के वक्त से ऐसे बदलते हैं। एक जानने वाला है वजाद भाई का, मेरा ख्याल है उसको शैतान कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो 1 महीने के लिए छुट्टियों पर गया हुआ, ज़रा आ जाए तो अब हम उससे निपटते हैं अच्छी तरह, क्योंकि इस रमज़ान में हमने बहरहाल पिछले रमज़ानों की निस्बत कुछ ज़्यादा सीखा है, और इससे भी ज़्यादा सीखना चाहिए, लेकिन हम शायद सीखना नहीं चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, और जो ये समझ ले कि वो बहुत कुछ सीख चुका है, ये सब कुछ सीख गया है, वो सबसे बड़ा जाहिल है। तो अब आ जाएगा 1 महीने की, अभी 1 महीने की जो छुट्टी पे आपका दोस्त गया हुआ है, तो आप उससे कैसे नंबर आज़माओ? देखिए, कुछ मामलात हैं जो वाकई मजहबन हैं, उसमें ज़रा सी भी हम ऊँच नीच ऐसी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो इस और कहता हूँ वो तो छुट्टियों पे नहीं गया है, बिल्कुल वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट पे अपने कुछ वीकेंड पे गया हुआ है, जो या ये कह लीजिए कि वो ये मजे अल्लाह करने का का। खास हम पर करम है कि Actually, उसने उसके वसवसों से, मैं तो इसको इस उससे- तरह देखता हूँ, हाँ, मैं आपके हाँ, कदर कलामी की जी, बहुत जी, माफ़ी चाहता हूँ, जी, जी। लेकिन वो बात ही आपने ऐसी छेड़ दी है कि जब मैं शो करता था तो मैं हमेशा कहता था कि रमज़ान आने से पहले जब चांद रात होती है ना, तो शैतान रोता है बैठ के और ढूंढता है कि रस्सियाँ कहाँ हैं, ज़रा मुझे ला दो, ढूंढते हैं। तो लोग पूछते हैं कि तुम्हें तो फरिश्ते पकड़ के लेके जाएंगे, तो इतना रस्सियों का एहतमाम क्यों कर रहे हो? कहते हैं एक्चुअली वो तो मुझे ले जाएंगे, वो तो मुझे पता है हर दफ़ा ये होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों के सामने हाथ पैर बांध के जाऊँ, इनको यकीन आ जाए मैं चला गया। अब जो कुछ ये कर रहे हैं यही कर रहे हैं, मेरा इल्ज़ाम ना, उसमें भी मेरा इल्ज़ाम नहीं है। मतलब यूँ कह, इसको यूँ फिर यूँ कह लें कि शैतानियत जो है वो हमारी रगो पै में मतलब रच बस गई है, और शैतान के होने का अमल दखल इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, होगा, लेकिन ये कि वाकई शैतानियत हमारी रगो पै में रच बस गई है, और रमज़ान हमें इस शैतानियत से दूर रहने का सलीका सिखाता है, दूर रहने का सबक सिखाता है। वजीहा, सहरी में आप क्या क्या पकाती रहीं और क्या क्या लोगों को मशवरे देती रहीं? सहरी में मैंने तकरीबन पहले हमने स्टार्टिंग के 10 एपिसोड जो हमने किए वो हमने मतलब सहरी, पूरा सहरी में जैसे पराठे बनते हैं अलग अलग किस्म के। अच्छा, पराठों की भी किस्में होती हैं? जी, प्याज का पराठा, आलू का पराठा, अच्छा। चीज़ का पराठा, चिकन का पराठा, कीमे का पराठा, दाल का पराठा, सब्जी का भी, गोभी का भी बनता है, उसका लौकी का भी हम बनाते हैं, मूली का भी बनता है। पराठे हमने बहुत सिखाए हर तरह के, और अलग अलग स्टाइल से बल देना सिखाए। अच्छा। फिर हम आ गए अफ्तारी पे। अच्छा। थोड़ा हमने अफ्तारी का सिखाया। फिर अब चल रहा है हमारा ईद की तैयारी। अच्छा। उसमें हमने बहुत किस्म की बर्फियाँ सिखाई हैं, टॉफ़ियाँ सिखाई हैं बनाना। कि आजकल आपको पता है मिठाइयाँ कितनी महंगी हैं। बिल्कुल भाई किसी के घर खाली हाथ भी नहीं जा सकते। आप खुद घर से बनाए, घर से बनाए, वो आपको केक सिखाए हमने, और फिर कोरमे, कढ़ा पुलाव, बिरयानी, टिक्के, इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं अभी। वजाद भाई? तो मेरी तो आपने देखा ना, आंखें बार बार खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। मैं तो बुखार में था, लेकिन तरोताज़ा हो गया। आप माइंड न कीजिएगा, लेकिन हकीकत ये है कि बीइंग अ डॉक्टर और आप भी बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, मोटापा जो है एक वबाई मर्ज की सूरत अख्तियार कर गया है, और उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे अमराज की वजह है।
पहले तो आप वो बताइए कि वो अमराज क्या है जो मोटापे की वजह से लाहक हो सकते हैं या होते हैं, या जिनका खतरा बढ़ जाता है? देखिए, मैं खुद प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन का मीडिया सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल। खुद ऑर्थोपेडिक हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मोटापे को हम मर्ज नहीं, बस एक जैसे गोगलू बच्चा होता है ना, अल्लाह ने हमें गोगलू बच्चा नहीं दिया, कमज़ोर सा बच्चा है। नॉर्मल आदमी को कमज़ोर कहते हैं। जी, मुझे भी लोग कहने लगे आप बहुत। जी बिल्कुल, आप स्मार्ट नहीं कहलाएंगे, आप कमज़ोर कहलाएंगे। कुछ खाया करें, कुछ खाया। और इसने तो बता ही दिया, वो तो दोपहर शाम ये वो, तो मैं उस पर तो अभी मैं आता हूं इसने एक पराठा मिस कर दिया जो हमारा है। हाँ। जिसकी वजह से पराठे को ये बाम, शौहरत बाम मिली, वो है पठान का पराठा। उसको रह गया। हम पठानों के ने जो खिदमत अंजाम दिए पराठे, बहुत ही ज्यादा मतलब बल खाया हुआ और घी में, मतलब सर हम पठान भी तो कौन से सीधे होते हैं, हम भी तो बल खाए हुए होते हैं, तो हम पराठा भी बल खाए हुए। देखिए बात यह है, जब हम मोटापे की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमें समझ में आता है, हम डायबिटीज़, प्री डायबिटिक लोग हैं, फिर उससे भी छोड़िए, ये देखिए कि क्या वो शख्स नॉर्मल ज़िंदगी को वैसे गुजारा है जैसे कमहाक़हू उसको गुजारना थी? नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में भी उन तमाम तर चीज़ों से दूर है जो कि एक नॉर्मल इंसान को। मैं अपने पोते के साथ, पोती को लेके घूमता फिरता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे हम उम्र जो लोग हैं जो 60 साल क्रॉस करके वो घरों में लेटे हुए बीमार पड़े हैं। क्यों? वजन ज़्यादा है, अब शुगर हो गई है, चला नहीं जाता, गैंग्रीन किसी को हुई हुई है, किसी को जोड़ों का मसला है, आर्थराइटिस हुआ। मतलब अगर हम ज्यादती की वजह से, अगर हम यही मैं कहने वाला था, और शायद आपने मुझे मौका दिया क्योंकि मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू से अगर वो इसका आधा पोर्शन कोई डाले तो शायद मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ ये पूरा महीना हमें असल में ग़िज़ाई मामलात को दुरुस्त करने और नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। हमें कब नाश्ता करना है, कब हमें शाम का रात का खाना खाना है, दरमियान में हमें कुछ नहीं खाना, कैसे रहना है, किस तरीके से मामलात को पूरा करना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सारे मामलात इस माह मुक़द्दस में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मेहमान है हमें भी इसके आगे जाता है। अभी मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने दुरूद पाक और सलाम पेश किया बारगाह में। क्या ये सिर्फ इस महीने होगा? नहीं, तो हमें तो हर लम्हे पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उनका करना है जिनकी वजह से हम इस नेकलामी में हैं। तो ये मेरे ख्याल से महीना सिखाने आता है। और जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है बड़ा, अगर कोई डॉक्टर आए तो जब वो उठ के जाता है तो हम मेडिकल की कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, अगर वो हकीम है तो हिकमत की चीज़ें सीख लेते हैं, अगर वो शेफ़ है तो खाना बनाना सीख लेते हैं, अगर आपका कोई आए तो मैं अपने बालों के ऊपर ज़रा थोड़ी तवज्जो दे दूंगा। अब ये मेहमानों से बढ़ के एक ऐसा मेहमान आया जो सबसे बड़ा है, जो अल्लाह का मेहमान है। जब ये महीना वापस जा रहा होगा तो सिर्फ एक दफ़ा खुद एहतसाबी कीजिए और ये पूछिए कि अल्लाह के ये मेहमान जिसके आने पे हम बड़े खुश हो रहे थे कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है, अब जब ये मेहमान जा रहा है तो इसने सिखाया क्या है, अगर हम ये जान जाएं क्या सीखा तो फिर हमें और इसकी तवाज़े कैसे की। लेकिन मसला ये है जब हम बात मोटापे की करते हैं और आप जैसे शेफ़ जो मतलब इतनी शोहरत रखते हैं और नई नई रेसिपीज़ हर रोज़ एक नई रेसिपीज़ जो है तो वो लेकर आ रहे होते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। और अभी आपने तो जितनी भी चीज़ों के नाम लिए मेरा ख्याल है कि वो सब वज़न बढ़ाने में बड़ा मतलब किरदार अदा करती हैं। देखिए टाइमिंग होती है। मेरा सवाल पूरा मुकम्मल होनी, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम खाएँ भी और मोटे भी ना हो। देखिए एक तो अल्लाह ताला ने भी बोला है कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाओ। जब हम लेट नाइट तक जागेंगे तो हमें भूख लगेगी, दोबारा भूख लगेगी, और मुसलसल हम जब खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते फिरते खा रहे होते हैं, तो हमारा लीवर मुसलसल काम कर रहा है, उसे रेस्ट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आप लिमिट में खाएं ना हर चीज़। जैसे रात में आप, जैसे हम आजकल जो है चिकन और जंक फूड्स की वजह से ज़्यादा निज़ाम ख़राब है और कोल्ड ड्रिंक की वजह से, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ भी ख़राब हो रही हैं, कैल्शियम भी ख़राब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, उससे आपकी हड्डियाँ ख़राब, आपकी स्किन ख़राब, हर चीज़ ख़राब। चिकन बंद करके आप फ़िश पे आ जाओ, फ़िश और चिकन के तकरीबन सेम रेट है। अच्छा हाँ, मैं ये कहने वाला था, महंगाई भी बहुत है, इस बात का भी ख्याल रखा करें। अच्छा मैं नहीं, आप जैसे बहुत सारे दीगर शेफ़ से ये कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात वो ऐसी रेसिपी बता रहे होते हैं कि उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं अपने किचन में भी अल्हम्दुलिल्लाह
एक मुनासिब सा इंसान हूँ, लेकिन जब मैं अपने किचन में भी नज़र दौड़ाता हूँ तो वो चीज़ें मुझे अपने किचन में भी नज़र नहीं आती। तो थोड़ी थोड़ी सी सादा रेसिपी मास लोगों के लिए ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी अच्छी चीज़ें बताया करें। मैं आपको बताऊं, मैंने जो बर्फी बनाना सिखाई, एक पहले मैंने खोए से सिखाई, अच्छा। फिर अगले दिन मैंने कहा देखिए खोया हर कोई नहीं खरीद सकता और मिल भी नहीं सकता। हर वक्त जैसे रात के टाइम दिल चाह रहा है कहीं जाना है, मिलता नहीं है, मैंने पाउडर दूध से भी बनाना सिखाया खोया। अच्छा, कि तरीका होता है ना। मैं कहती हूँ, मेरी अम्मी कहती थी रेसिपीज के अंदर आप घरेलू चीजें डालें और जितनी कम चीजें डालेंगे उतनी टेस्ट तो वाली बनेगी। मतलब ये जो बाकी इतने बहुत सारे लहसुन होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जी। और जैसे अदरक लहसुन कभी मैं पीस के नहीं रखती, काली मिर्च हमारे घर पिसी हुई नहीं होती, हल्दी नहीं पिसी हुई होती, हम फ्रेश पीसते हैं, फ्रेश पकाते हैं। अच्छा, हम हल्दी खरीदते हैं, कच्ची हल्दी आजकल आई हुई है जी। उसको आप सुखा लें, बहुत फायदे हैं हल्दी के। उसको सुखा लें, सुखाने के बाद आप खुद पिसवाएं, वो फायदेमंद है। और हल्दी और एक पेन किलर है बहुत अच्छा, अगर उसकी लोकल एप्लीकेशन करते हैं जी, हमारे वैद्य के बहुत एंटीसेप्टिक है, वो आपके जिस्म के अंदर जितने जख्म जो टोट है डिटॉक्स करता है, आप वो खा लें। बल्कि आपको मैं बताऊं, कभी नील कहीं लग जाए आपकी, अच्छा, आप फौरी हल्दी ले, यानी कि नील हो जाए बॉडी पे, जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं या आईवी का इंजेक्शन पास करते हैं तो ब्रूज जिसको कहते हैं, अच्छा ठीक है, या जैसे कोई चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, आ जाए नहीं, ठीक है, आप हल्दी ले, नीम गर्म दूध में पिए वो एक। अच्छा। दूसरा, आप हल्दी को खोपरे में तेल में मिला के उस जगह मल लें। अच्छा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी रेसिपी के अलावा मतलब नुस्खा कह लें, टोटका भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि नुस्खा कह लें कि हल्दी जो कि बहुत हर घर में ही मौजूद होती है, तो अक्सर नील पड़ जाता है किसी चोट के लगने की वजह से, या अगर हमें कोई आईवी इंजेक्शन लगता है या कभी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस जगह पे नील पड़ जाता है, या अपना कोई एस्थेटिक प्रोसीजर कराते हैं तो ब्रूजेज आ जाते हैं, ब्रूज कहते हैं उसको मेडिकल की ज़बान में। तो आप हल्दी को जो है वो बिल्कुल पी लिया करें पानी में घोल के, नहीं दूध, नीम गर्म दूध में जो है वो कुछ पी लिया करें और कुछ उसकी मिक़दार, उसके पाउडर की मिक़दार कोकोनट ऑयल में मिलाकर उस जगह पर जहाँ पर नील पड़ा है लगा लिया करें। यकीन माने आपको घर बैठे जो है तो कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी नील जो है तो चंद दिनों में ही या बहुत जल्दी जो है तो वो हील हो जाएंगे। ये मेरी अम्मी का टोटका है, अम्मी का टोटका है। जब अम्मी का टोटका है तो वो तो फिर मतलब यकीनन मतलब ये कि आंख बंद करके उसके ऊपर जो है तो भरोसा करना चाहिए। हमारी माएँ जो हमें सिखाती हैं या सिखा कर गई हैं, अल्लाह उनको जो है तो उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी तो किसी बात से हम इनहराफ कर ही नहीं सकते, ख्वाह वो गलत भी क्यों ना हो। गलत नहीं होता, मैं ख्वाह फिर भी एहतियात का दामन मैंने कि जो भी बस जो उन्होंने कहा है वो सही है ना, वो गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जिस दौर की है ना, मैं आपको बताऊं, उनका वक्त वो है जिस वक्त मेडिसिन नहीं होती थी, वो अपने खुद जड़ी बूटियों से काम करते थे। यही मेडिसिन थी ना, यही मेडिसिन। आपको बताऊं, सर में दर्द होता है, हम लोग आजकल पैनाडोल खा लो, डिस्प्रिन खा लो, मेडिसिन ले लेते हैं। मेरी अम्मी कहती थी एक तो सर लटका के ना थोड़ा सा दौराने खून सर की तरफ करो, देखिए साइंटिफिक तरीका है, बिल्कुल उससे तुम्हारे सर का दर्द कम होगा। अगर ना हो थोड़ा सा नमक पानी में मिला के पी लो, हाँ, वो भी पी लें। थोड़ा सा कोई ऑयल का मसाज तो वो उस पे कर लें। अम्मी कहती थी ब्रेन की वेन जब रुकती है ब्लड सर्कुलेशन तो पेन होता है, तो उसको मसाज कर लें, थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स कर लें, म्यूजिक भी सुन लिया करें, कोई कलाम नात पढ़ लिया करें, कोई किताब पढ़ लिया करें, अपने आप को रिलैक्स दें। अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं, सब कुछ खाएं लेकिन एतदाल में खाएं, दूसरों के लिए भी छोड़ दें थोड़ा सा। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो या तीन अफराद के बराबर खाना अकेले खा जाते हैं, जिसकी वजह से दो अफराद को जो है तो वो भूखा सोना पड़ता है। बहुत माजरत के साथ सेहत रमज़ान में सेहत की बातें हो रही हैं, वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि बातें सेहत की हो रही हैं, और अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी सेहतमंद गुफ्तगू हो रही है। बहुत सेहतमंद लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरम जनाब योगी बजाहा साहब और वजिया शेफ़, एक मारूफ शेफ़ हैं, देखने में भी सेहतमंद लगते हैं और वैसे भी सेहतमंद है, बातें भी बड़ी सेहतमंदी की कर रहे हैं। तो एक तो रमज़ान के औकात होते हैं ना खाने के, मतलब 2 टाइम सहर और इफ्तार, लेकिन जो 11 महीने होते हैं इसमें नाश्ता भी होता है, यानी कि ब्रेकफास्ट भी होता है, फिर उसके बीच में भी कुछ होता है, ब्रंच भी होता है, फिर उसके बाद लंच भी होता है, उसके बाद शाम की चाय भी होती है, उसके बाद रात का खाना भी होता है, और फिर लेट नाइट मील भी होता है, तो जिसका उन्होंने जिक्र किया कि हम देर तक जागते हैं, स्नैक्स, लाइट स्नैक्स कह लें, जो भी इसको कह लें। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो रमज़ान में खाने पीने की तालीमात हैं
इसको हम आइंदा 11 महीने किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने कलाम मुक़द्दस रहती दुनिया तक के लिए रखा। बेशक आपके मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत उनकी जो फरमादात हैं, जो गुफ्तगू है, जो इरशादात हैं, उससे हम ज़िंदगी की रोशनी हमेशा लेते रहेंगे। बिल्कुल। आम दिनों में भी जब हम सीरत पाक का मुताला करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो हम देखते हैं कि वहाँ ग़िज़ा के मामलात वो नहीं है जो हमारे हैं। वहाँ डिश है तो एक वक्त में एक ही डिश रखी जाएगी। हमारे यहाँ डिशें रखी जाती हैं और खाना खाने के बाद फिर एक डिश का और इजाफा किया। खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना चाहिए, सुन्नत है। कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए सुन्नत है, वो हम ये नहीं करते। लेकिन खाने के मामलात में एक इजाफे का जो सुन्नत है उस पर तो हम जान लगा देते हैं और उसके लिए तो सुन्नत की पूरी वजिया ने वो पैरवी चीज़ें भी करते बता दी। हैं। बिल्कुल, एक सुन्नत और जो मर्द खासतौर पे पैरवी करना चाहते हैं, 4 शादियों की सुन्नत को भी पूरा करना चाहते हैं, वो बैठी हुई है। वही तो तो हमें डॉक्टर साहब वो ये कहना चाहते सारी हैं। सुन्नतें हमें याद रहती हैं जो हमारे मतलब फ़ायदे में और हमारे मफाद में, जायके में होती हैं। आपने बड़ी बड़ी गहरी बात कर दी है। मैं हालांकि इसको नहीं, बहुत आप लाइट कहिए रखना कहिए चाहता सर, था। कहिए। किस मुंह से हम जाएंगे? अबल तो ये नहीं पता कि वहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हरकतें जो हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। हालात, वाकयात, मुझे नहीं लगता, अल्लाह माफ करे, लेकिन बस उनकी शफाअत पे हमारा ईमान है। यकीन है कि वो हमें ले ही सर, जाएंगे। अब ये लम्हा सोचिए, अल्लाह करे कि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरी ज़िंदगी का ये जो पहलू है, ये मेरे बाद में भी काम आएगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो बात वहाँ तक भी पहुँचेगी इंशाल्लाह। बताओ सर, किस मुंह से हम कहेंगे कि आका हम आपके उम्मती हैं? मुझे वो लफ्ज़ बताइए, वो लहजा बताइए, वो अंदाज़ बताइए, वो पेशकश बताइए जो मैं कर सकूं। ना खाने पीने में तो कम से कम उनका साथ दे लें। वहाँ पे हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन फाका था। यहाँ मेरी औलाद की औलादों की औलाद ने कभी ज़िंदगी में फाका नहीं किया होगा। सुन्नतों पे अमल करना है तो फाके की सुन्नत पे भी अमल करें, और ये भी अमल करें कि सूखी रोटी को पानी में भिगो कर कैसे खाते हैं, नमक के साथ खाना कैसे खाते हैं। हम तो खाना शुरू करते हैं तो फिर खाते ही जाते हैं। अब हमारे मामलात कुछ और हैं। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा देखिए, था, यहाँ पे डॉक्टर साहब हमें सब्जियों का इस्तेमाल आपका मैं इसको जुमले को समझ देता हूँ। जी। हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ईमान किसी और बात पे है, किरदार के तकाजे जो हैं वो उस ईमान के तकाजों के साथ मेल नहीं खा रहे, मुतजाद नहीं, बिल्कुल मुतादाद है। सर, ये देखिए, सुबह फजर के लिए उठना है। ये कौन सी कौम है जो फजर के लिए उठने के लिए 3 बजे तक चाय के प्याले में दुकानों पे बैठी हुई है, और जाती घर कब है? फजर के वक्त, जो उठने का वक्त है, जहाँ पे दुकान खोलने का वक्त सुबह का था। अल्लाह ताला सुबह अलग फरमाते हैं कि मैं सुबह के वक्त रिज़्क बांट देता हूँ। बिल्कुल। किसी आलिम दीन ने बड़ी गहरी बात की और वो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। वो ये है कि सुबह के वक्त रिज़्क बढ़ जाती है, उसके बाद भीख बढ़ती है। लोग भीख मांगने के लिए दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। भाई, सुबह रिज़्क बढ़ी ना तो बाद में भी तो बढ़ रही है। तो फिर मौलवी साहब, वो आलिम दीन कहते हैं वो भी बढ़ती है, भीख भी तो बढ़ती है ना, वो फिर भीख है। अल्लाह ताला भीख मांगने वालों को भी तो कुछ देता है, वो तो उसके नाम काम से। तो देना है। अब हमें करना ये चाहिए सर जी कि अब भी वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि 2 वक्त खाना खाना है, यानी सुबह का नाश्ता करना है और मगरिब के वक्त खाना है। अगर डायबिटीज से बचना है, तमाम ऐसी बीमारियों से बचना है जिनका गहरा ताल्लुक हमारे मैदे के साथ है, तो रात का खाना नहीं खाएं। और इसके लिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी। इसके लिए रहनुमाई कहाँ से लेनी है? परिंदों से ले लीजिए। परिंदा कभी आपको रात में चुगते हुए नजर नहीं आएगा। उसको किसने बता दिया? इसको यूँ कह लें कि जो कुछ भी खाना है, चले पहले तो ये तय कर लें कि खाने के औकात क्या हैं। तो जो दीन हमें सिखाता है या कुदरत जो हमें सिखाती है वो ये है कि रोशनी के औकात में खाना है। 11 महीने रोशनी के औकात में खाना है, और जब अंधेरा हो जाए तो उसके बाद खाना पीना तर्क कर देना है। पीना तो पानी तो पीते रहेंगे, पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना जो है वो तर्क कर देना है। 1 महीने के लिए ये बॉडी को इम्यून ना हो जाए बॉडी इस सिलसिले से, तो 1 महीने के लिए इसको रिवर्स कर दिया जाता है और फरमाया जाता है कि अब उन औकात में खाएं जब अंधेरे में खाते रहें, और रोशनी के औकात में 1 महीने तक ना खाएं। तो आपका बॉडी का सिस्टम पूरे साल के लिए जो है तो वो रिफेब्रिश जिसको कहते हैं कि हो जाता है, और आप बहुत ज़्यादा एक सेहतमंद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ग़िज़ाएँ आपने तो बहुत सारी बता दी, पराठे भी और पराठों की किस्में भी और नहारी, कौरमे, पाए वगैरह। ये बताइए कि
स्किन के ऊपर जो है वो ग़िज़ाओं का बड़ा ख़राब असर भी होता है और अच्छा असर भी होता है। तो पहले तो वो बताइए वो कौन सी ग़िज़ाएँ जो स्किन को मुतासिर करती हैं, ख़राब करती हैं। बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि ऑयली ज़्यादा चीज़ें ना खाई जाए। आजकल के लोग कहते हैं ऑयल में खा लो मगर बटर ना खाओ। अच्छा, सही है, जबकि मार्जरीन और बटर में बहुत फ़र्क है डॉक्टर साहब। मार्जिन को असली घी कहते ना हैं कि खाएं, वो वेजिटेबल चिकनाई है, चिकनाई है, और वो जो है बटर है वो प्योर वो बटर एनिमल है, सोर्स ठीक है। जबकि हमें बटर खाना चाहिए, असली घी खाना चाहिए, सरसों के तेल में खाना बना के खाना चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमारी स्किन भी, बादाम खाने चाहिए हमें। मतलब ड्राई फ्रूट्स, ऑयल जो है वो हमें ड्राई फ्रूट्स में भी मिल जाता है। बिल्कुल। ड्राई फ्रूट तो आप पूरा एक मुट्ठी पड़ के आप रोज़ खाएं, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे और आपकी नज़र भी तेज़ होगी नाखून तक। जब हमारे नाखून नहीं बढ़ रहे होते तो हमें जिस्म में विटामिन सी की कमी हो रही होती है, कैल्शियम की कमी हो रही होती है। जब हमारे अंदर वो पूरा होता है तो वो हमारे बढ़ते हैं। दही का इस्तेमाल करें, दूध का करें। मैं आपको बताऊं, लोग पार्लर जाते हैं बालों की ट्रीटमेंट कराने के लिए, कभी वो आजकल निकली है प्रोटीन पता नहीं क्या क्या, जबकि मैं आपको बताऊं मेरी अम्मी दही लगा देती थी हमारे साथ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और मैं दही आज तक मैं दही लगाती हूँ। आपके बाल इसीलिए जो तो 15 मिनट के लिए दही लगाओ फिर नहा लो, आपको कंडीशनर की नीड नहीं है। वजिया, अगर मतलब ये कि सारे लोग जो है तो वो सर पर दही लगाते रहेंगे तो ये हमारा एंटी हेयर लॉस DHS का नेचुरल थिंग की बात की थी, देखिए हेयर लॉस आपने सीरम जो है तो वो आपने बिकना बंद नेचुरल थिंग की बात की थी, उसकी बात मैं बता रही हूँ। वजिया ने बहुत खूबसूरत बात की कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल सोर्सेस इस्तेमाल करें। अगर आप ऑयल भी इस्तेमाल करें तो नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करें, जो दूध का इस्तेमाल करें, जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल डब्बों में बंद ग़िज़ाएँ, मशरूबात, इन चीज़ों से परहेज़ करें। चिकनाई ख़ास तौर पर जो है तो वो कम इस्तेमाल करें, वो आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ख़ास तौर पर चिकनी जिल्द वाले अफराद जो हैं वो ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करने से उनकी स्किन पर एक्ने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं और जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक तो बदनुमा लगते हैं और फिर उसके बाद जब ये जाते हैं तो गड्ढे और धब्बे छोड़ के चले जाते हैं, जो इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन फिर उन पर बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। तो बेहतर है क्योर इज़ बेटर, जैसे कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। ऐसे अच्छा एक और भी बात है कि अगर वाकई आपने अपनी स्किन को खूबसूरत रखना है, अपनी स्किन के रंग को जो है तो वो निखारना है, तो उसका एक आसान सा जुमला हमेशा बताता हूँ कि आप रंग बिरंगी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में बढ़ा दें। यकीन माने आपकी स्किन जो है तो बहुत सारी बीमारियों से बची रहेगी, बहुत तरोताज़ा रहेगी। सर एक और बात मैं ऐड करती हूँ, जैसे जिनको शौक होता है कि हम गोरे हो जाएं या क्लिनजिंग कर लें, वो दही एक तो क्लिनजिंग के लिए दूध के अंदर बेसन और नींबू डाल के लगाएं। अच्छा, एक अच्छा क्लींजर बन जाएगा। क्लींजर है वो, इतना अच्छा है कि आपको फेशियल बाहर आप कितना भी महंगा कर लो फायदा नहीं। दूध, बेसन और नींबू, उससे आप अपना क्लींजिंग करें, 15 मिनट लगाएं, फिर मले अच्छी तरह छोड़ दें, आपकी स्किन साफ, आप खुद देखोगे बहुत अच्छा है। जिनको रंग गोरा करने का शौक है वो दही लगा लें मुंह में, अच्छा रोज 15-20 मिनट के लिए। समझ में भी आती है, मतलब वाइट इज क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को गोरा अच्छा, कुदरत ने मतलब इशारे भी रखे ना, मतलब चीजों में इशारे भी रखे कि जैसे कि अखरोट है तो क्या वो बादाम उसके ब्रेन के लिए जो है तो मौजूद होता है। इसी तरह जो बीन्स है किडनी की शक्ल के होते हैं, जो है तो वो किडनी के लिए जो है तो बहुत अच्छे। तो इस तरह की बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो कुदरत ने उसमें उनकी शक्लों में हमारे लिए इशारे रख दिए कि ये इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये तो सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। ऑयल बहुत ज़रूरी भी है, हमारी जिस्म की बुनियादी ज़रूरत भी है। चीनी मतलब प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर एंड वाइटामिन्स, ये 6 एलिमेंट हैं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर, ये 6 एलिमेंट हैं। वाटर पीते हैं लोग लेकिन उतना नहीं पीते जितना पीना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन आप लेते हैं चिकन के सोर्सेज से, बिल्कुल ले लेते हैं। मिनरल्स फ्रूट से और उनसे मिलते हैं। जो चिकनाई है ये कितनी लेनी चाहिए और हमें नेचुरल सोर्स कहाँ से मिल जाती है? देखिए, बतौर इसके लिए पराठा खाना जरूरी है, बतौर योगी। और अब आपने शरारतन कह दिया, वरना हालांकि मैं वो पूरा मंजर निकाल चुका था। एक ऐसी खातून को जिन्होंने दही सर पे लगाया हो और पूरा वो पाउडर यहाँ लगाया हो और उसके बाद वो पराठे बना रही हूँ, यानी तस्वुर में लाइए, चश्मे तस्वुर में, तो एक अजीब सा खाका बनता है। मेरे ख्याल से मेहमान पहले चले जाएंगे खाने से पहले। लेकिन इसने सही कहा, अगर हम किचन की चीज़ों का इस्तेमाल देखें, लेकिन मामला ये है डॉक्टर साहब कि किचन की चीज़ों में वो नहीं है, इसलिए अब हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए।
और इसलिए कि मतलब हमें, हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में अब हमारे पास वो वक्त नहीं टाइम है, नहीं बचा। वो वक्त नहीं है कि हम दही के 15 मिनट लगाएं, हम हम कहते हैं जी चाहते कोई हैं चीज़ रेडीमेड चीज़ डालें, मिले। इसलिए करते हैं। तो आपको मैं ये कहूँगा कि बतौर योगी हम एक तो सरसों के तेल को सबसे बड़ी अहमियत देते हैं और असली घी को, इसके साथ खुश्क मेवाजात में बड़ा ऑयल बेहतरीन जो है ऑयल वो आपको सरसों के तेल और की शक्ल में और असली घी इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम अपने घरों में सरसों में के खाने बनाने लगे सरसों के तेल में, तो ऐसे कई अमराज हैं जिनका नाम खौफजदा कर देता है वो नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो फवाइद हैं वो इतने ज़्यादा हैं। और हमें, मैं खुद मलेशिया जाता हूँ, वहाँ बड़ी चीज़ें मिलती हैं हमें, हालांकि वहाँ पाम ऑयल तो दुनिया को बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आराम से सरसों के तेल में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है, बात बड़ी दिल चाहता है कि गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी जो है तो वो हमेशा आगे आ जाती है, आड़े आ जाती है। सेहत रमज़ान में सेहत की बातें होती रहीं, पूरा माह ही सेहत की बातें होती रहीं, और ये समझ में आया कि ये महीना हमें सेहतमंद रहने के तरीके सिखाता है, जिस्मानी सेहतमंदी के भी तरीके सिखाता है, दिमागी सेहतमंदी के भी तरीके सिखाता है, रूहानी सेहतमंदी के भी तरीके सिखाता है। ये हमारी कम इल्मी या ला इल्मी या नाअहली होती है कि हम इससे कोई भी सबक हासिल नहीं कर सकते, और जो ही महीना ख़त्म होता है हम वापस उसी रविश का शिकार हो जाते हैं और उसका मौरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि शैतान जो है तो वो आज़ाद हो गया, उसने हमें अपने नरगे में ले लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक हकीकत है, इसको सबको तस्लीम करना चाहिए। सेहत रमज़ान आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया गया। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने 29% डिस्काउंट ऑफ़र किया, जिससे बहुत सारे करम फरमाओं ने फ़ायदा हासिल किया। इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस और पैगामात मुझे मौसूल हुए, जिसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी से देखा, इसको बहुत पसंद किया, सराहा। इस पसंदीदगी के लिए, सराहने के लिए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि ये सेहत रमज़ान का आज आखिरी प्रोग्राम हो और कल चांद रात हो, और उससे अगले दिन तमाम आलम इस्लाम अपना मजहबी त्यौहार ईद पूरे जोश और खरोश से मना रहे हो और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो कि उसने हमें इबादत के लिए इतना प्यारा महीना जो है तो अता किया। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें आइंदा भी जो है तो रमज़ान देखना, बरतना और उसमें दाखिल होना नसीब फरमाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा, सेहत रमज़ान से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए और इस्तदा करूँगा गाबा से, मोहतरमा से कि कलाम अता करें और अपने कलाम के साथ साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त निभाना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, और तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, और मस्जिदों में बहार आ गई थी, जो कदर जो आते नमाज़ी, हो गया सब समा सोना सोना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान।
जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा जब